नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे। मैथिलीषण गुप्त की इस अध्याय में कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सर्वप्रथम हमने इसमें एक उर्मिला जो साकेत से ली गई थी उसका महाकाव्यांश था, पहले अध्ययन किया है। आज हम गुप्त जी के जीवन परिचय, उनके रचनाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक भारतीय हिंदी साहित्य में गुप्त जी का उद्भव एक महान घटना है। आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का, उसमें भारतेंदु युग के पश्चात द्वितीय युग आता है और उसके प्रमुख कवियों में मैथिलीषण गुप्त का नाम लिया जाता है, प्रसिद्ध है वो। आधुनिक भारतीय हिंदी साहित्य में वो राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनको यह उपाधि महात्मा गांधी ने देकर के सम्मानित किया। उनकी कविता में भारतीयता की छाप है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामचरण और माता काशीबाई। इनके पिता भी साहित्य रचना करते थे, तो इनको जो कविता विरासत से ही प्राप्त हुई। रामचरण जी वैष्णव भक्त थे, तो वैष्णव भक्ति का प्रभाव मैथिलीषण गुप्त पर भी है। इनकी माता जो है धर्मपरायण थी। रामचरित मानस और अन्य भक्तिपरक रचनाओं का पाठ इनके घर पर हुआ करता था। और मैथिलीषण गुप्त राम भक्त हैं, राम को अपना आराध्य मानते हैं और राम के जीवन पर उन्होंने भी साहित्य लिखा है। पूरा एक महाकाव्य साकेत लिखा है 12 सर्गों में। उनका प्रारंभिक जो नाम है वो मिथिला दीप नंदिनी शरण, लेकिन जब विद्यालय में शिक्षक ने उनका नाम लिखा, अध्यापक जी ने, तो उसको थोड़ा संशोधित किया। बहुत लंबा नाम था, मैथिलीषण कर दिया और वो मैथिलीषण गुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। रसिकेंद्र के नाम से भी वो साहित्य रचना करते थे, पहले मधुप नाम से भी करते थे। और जो एक गांधीवादी साहित्यकार हुए सियाराम शरण गुप्त, वो उनके सगे भाई थे जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इन पर भी गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी जो जीवन मूल्य हैं, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है, राष्ट्र भक्ति की भावना या राष्ट्रीय चेतना है, अपने काव्य में लगातार इन्होंने वर्णन किया है। हालांकि इनका गार्हस्थ्य जीवन जो है वो आनंदपूर्ण नहीं था। पहली 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई। तीसरी पत्नी उनकी सरयू देवी, उनसे जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी पहले भी कई संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो चिरगांव व झांसी में ही हुई थी। उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की, स्वाध्याय पर जोर दिया। उन्होंने संस्कृत हिंदी साहित्यकारों और बांग्ला साहित्यकारों को भी पढ़ा। मुंशी अजमेरी एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्होंने प्रेरणा लेकर काव्य लेखन में उतरे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उस समय द्विवेदी युग इनके नाम से प्रचलित था और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। उन्होंने हालांकि पहली रचना इनकी वापस लौटा दी थी और फिर कुछ सुझावों के साथ, और उन्होंने इस पर अमल करते हुए अपनी कलम को और धार दी और फिर सरस्वती के सदस्य ही बन गए। इनका लेखन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने प्रेरित किया और बाद में बहुत अच्छी रचनाएं इनके द्वारा हम बाद में जिक्र करेंगे।
और मैथिलीशरण गुप्त ने लगभग 1903 से 1964 तक हिंदी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध करते रहे। इनकी प्रारंभिक कविताएं भारत मित्र, वैश्योपकारक, प्रताप, प्रभा, सैनिक, सरस्वती आदि पत्र पत्रिकाओं में छपती थी। पहली कविता का प्रकाशन 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित मासिक वैश्योपकारक में हुई थी, छपी थी। इनकी एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उसी समय जो काव्य रचनाएं जो भारतेंदु युग में होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। जो गद्य लिखा जा रहा था वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। ये भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है खड़ी बोली का विकास हुआ और द्विवेदी युग में उसको परिष्कृत, संस्कृत किया गया, परिमार्जित किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में जो जो कविताएं छपती थी या जो जो व्याख्यान, लेख, आलेख छपते थे उनको संशोधित करते हुए व्याकरण के अनुसार फिर उनको छापते थे। तब उनकी जो खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं करके दिखाई कि ब्रज के जो सौंदर्य और माधुर्य, मधुरता थी वैसी कवियों का मानना था कि खड़ी बोले में नहीं आती हैं, लेकिन बाद के कवियों ने इसको वो कर दिखाया। इनके साहित्य में मुख्य जो विशेषताएं थी वो क्या है? राष्ट्रीय भावना, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, मानवीय मूल्य की प्रधानता थी। गांधीवाद की या गांधी जी के विचारों का प्रभाव इन पर पड़ा। इतिहास व संस्कृति की महत्ता को हम तक पहुंचाया। हमारा अतीत कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी है और हमें क्या करना चाहिए। और प्रकृति चित्रण में बड़े महारत हासिल थी। और नारी सम्मान, इन्होंने कई कृतियां केवल नारियों के जीवन पर लिख दी हैं। नारी सम्मान, महिला सम्मान, और हमारे इतिहास में, अतीत में भी नारी को जो पूजनीय मानी जाती थी उन पर इन्होंने लिखा है। और इतिहास में कोई नारी का विशेष चित्रण किया है, उनकी पीड़ा को बयान किया है। द्विवेदी जी द्वारा कुछ निर्देशों सहित जो इनकी पहली कविता लौटाई थी, उसके बाद में इन्होंने परिमार्जन किया और सरस्वती के सदस्य बने और बाद में इनकी रचनाएं उसमें छपने लगी। और ये जो था गुप्त जी इस पत्रिका के माध्यम से जागरण सुधार युग की चेतना के बीज बोते रहे। ये जागरण सुधार काल कहलाता है द्विवेदी युग। पुनर्जागरण युग जो है वो भारतेंदु युग कहलाता है। ये द्विवेदी युग जो है 1900 से 1918 तक माना जाता है। उससे पूर्व भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। तो ये काल विभाजन जो किया गया है विद्वानों द्वारा, आधुनिक काल में आदिकाल, मध्यकाल है जो भक्ति काल और रीति काल में बांटा गया, और फिर आधुनिक काल। तो इस प्रकार से हम आधुनिक काल में भारतेंदु और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिलीशरण गुप्त के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राय कृष्ण दास थे, इनका निरंतर इनसे पत्र व्यवहार होता था गुप्त जी के साथ, और इनसे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, इनसे भी वो प्रभावित हुए। और मैथिलीशरण गुप्त की कविताएं जो हैं आजकल हम देखते हैं सभी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं और सभी लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी इसका अध्ययन करते हैं। और शोधार्थी और बड़े बड़े विद्वान मैथिलीशरण गुप्त भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, नारी चेतना के बारे में इनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन्हें मैथिली काव्य मान ग्रंथ, मंगला प्रसाद पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति की उपाधि, आगरा विवि से, जो आगरा विश्वविद्यालय सुहाट से डी.लिट की उपाधि मिली। 1954 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1952 में राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मनोनीत किया। 1954 में इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त किया। और इनका जो जन्म दिवस है 3 अगस्त, उसे भारत में कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए इनकी कविताओं ने।
और एक बार ये 1941 में जेल भी गए थे, तो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत राजबंदी के रूप में झांसी जेल में इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया था। इनका जो निधन है वो 12 दिसंबर 1964 में लगभग 78 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो ये मैथिल गुप्त के बारे में हमने सामान्य बातें जो है उनका जीवन परिचय है, सामान्य जीवन परिचय है, उनका व्यक्तित्व के बारे में हमने बात की। उनके साहित्य की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जो उनका कृतित्व है, उनका हमें पता होना चाहिए कि उनकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं का मैं केवल नामोल्लेख करूंगा, यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो बात, इनकी देशभक्ति परक रचनाएं भी हैं। ये राम भक्त थे तो राम भक्त परक रचनाएं हैं। गांधीवाद से प्रभावित थे तो उनके गांधी जी के विचारों का भी इन पर प्रभाव है। भक्ति परक रचना है, देशभक्ति परक रचना है, प्रकृति परक रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। तो ये एक विरासत हमारी इन्होंने समेट कर रख दी है पूरी। एक ये संस्था थे, एक व्यक्ति ही नहीं थे, और एक हरफनमौला थे। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम को आजमाया है। राम भक्त थे, मानवतावादी कवि थे, प्रकृति प्रेम इनके काव्य में महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने बात की। और भारत की इतिहास और संस्कृति को इन्होंने आगे बढ़ाया है। हमारी परंपराओं को इन्होंने, जो अच्छी अच्छी परंपराएं थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और सबसे पहले इनकी जो सबसे पहले प्रसिद्ध कृति आई थी वो भारत भारती 1912 में 1912 में प्रकाशित भारत भारती, जिसमें भारत का भविष्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में इन्होंने जिक्र किया। कैसा होना चाहिए हमारा भविष्य, हमारा अतीत कैसा था, हमारा वर्तमान क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हम कौन थे और आगे क्या होंगे। तो इस प्रकार भारत भारती जो है देशभक्तिपूर्ण, राष्ट्रीय चेतना पूर्वक रचना है। उसके अलावा इन्होंने खंड काव्य बहुत लिखे हैं। महाकाव्य इन्होंने लिखा है साकेत, प्रसिद्ध महाकाव्य 1931 में आया इनका महाकाव्य, जो साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है, और राम के जीवन पर पूरे 12 सर्गों में, जिसमें विशेष रूप से आपके जो उर्मिला कवितांश हैं वो इसी के 9वें सर्ग से उद्धृत हैं। और ये राम के जीवन से संबंधित पूरा रचना है। और उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है उसके बारे में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर के लिखा। इसके अलावा इनके बहुत सारे खंड काव्य, जैसे मंगल घट है, स्वदेश संगीत है, किसान है, गुरुकुल है, सिद्धराज है, रंग में भंग है जो राष्ट्रीय परक रचना है, देशभक्ति पूर्वक रचना है, अजित है, नहुष है, जयद्रथ वध है, काबा और करबला है, द्वापर है महाकाव्य, झंकार है, जय भारत, यशोधरा है खंड काव्य, विष्णु प्रिया है, पक्षाहार है। यशोधरा जो आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, ये बुद्ध की पत्नी का, जो बुद्ध बाद में उनको छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में अपनी तपस्या करने के लिए, बुद्ध बनने, गौतम से बुद्ध बनने के लिए। तब यशोधरा की जो विरह वर्णन या कह सकते हैं उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करता यशोधरा खंड काव्य है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं हमें हिंदी साहित्य को दी है, और उससे आज भी हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को। पंचवटी है राम के जीवन पर, जो पंचवटी में जा करके राम वहां रहे थे लक्ष्मण और सीता के साथ। इस पंचवटी में बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण, सौंदर्य प्रकृति का उजागर हुआ है, परिलक्षित है इस कृति में। तो पंचवटी बहुत सुंदर रचना एक खंड काव्य के रूप में। शकुंतला भी इन्होंने लिखा। इनके गद्य में भी नाटक कुछ लिखे, गद्य पद्य में चंद्रहास, विकट भाट, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, त्रिलोचना, अनग, चरणदास आदि कुछ अनुदित रचनाएं भी इन्होंने की है। संस्कृत से और बंगाली से कुछ नाटकों से इन्होंने रचनाएं की। तो ये जो मैथिलशरण गुप्त जी जो उस समय के एक महान कवि हुए हैं, इनका जीवन काल जो 1886 से 1964 के तक माना है। 1964 में इनका निधन हुआ और 1886 में इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने इस अवधि में हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया और हमें पूरे संपूर्ण भारत को, यहाँ तक कि हिंदी भाषा को
खड़ी बोली हिंदी को ये बहुत कुछ दे करके गए। और खड़ी बोली हिंदी में खंड काव्य, महाकाव्य, कविता करके इन्होंने एक ब्रज की परंपरा से अलग जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं उसको बड़ा समृद्ध किया। और हम इन्हें नमन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। तो आपके ये पहला अध्याय मैथिली गुप्त है, इसमें कुछ रचनाएं दी गई थी पाठ्यक्रम में। तो सर्वप्रथम कवि के बारे में तो हमें जानना ही होता है, तो इसके बारे में हमने इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त की है। आगे उर्मिला तो हम पढ़ चुके हैं और इसकी अन्य कविताओं, इनकी अन्य कविताओं का भी हम पाठन करेंगे, पढ़ेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।